अस्सलामुअलैकुम। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री। आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 5, चैप्टर का नाम केमिकल एनर्जेटिक्स। आज की क्लास आखिरी क्लास है क्योंकि हम मज़ीद न्यूमेरिकल्स देख रहे हैं पास पेपर से और बुक के भी कुछ न्यूमेरिकल्स, हेस लॉ के भी देखेंगे, कुछ और न्यूमेरिकल्स भी देख लेंगे। बेटा बुक में पेज नंबर है 163, बुक में पेज नंबर है 163 और क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट। लेक्चर नंबर है 5.7, लास्ट लेक्चर होगा चैप्टर नंबर 5 का। बुक पेज नंबर 163, क्वेश्चन नंबर है 4B। इस सवाल में कह रहे हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन मालूम करनी, एसिटिक एसिड की डेटा गिवन है, यानी इक्वेशंस गिवन है, हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालनी है। अब सबसे बड़ा मसला यह है इक्वेशन की नंबरिंग नहीं है। मैंने आपसे कहा था अगर एग्जाम में इक्वेशन की नंबरिंग ना हो तो फिर हमें खुद से नंबरिंग करनी होती है और क्वेश्चन कॉपी करना होता है। तो यूं मान लो कि हमें क्वेश्चन कॉपी करना पड़ रहा है एग्जाम से अपने आंसर शीट पर, एग्जाम पेपर से हम आंसर शीट पर क्वेश्चन कॉपी कर रहे हैं। उन्होंने इज इक्वल टू लिखा, हम इसको एरो ही बनाएंगे। ये वो इक्वेशन है जिसके डेल्टा एच के आगे लिखा हुआ है डेल्टा एच एफ यानी हीट ऑफ फॉर्मेशन, क्वेश्चन मार्क, यानी ये वो इक्वेशन है जो हमें बनानी है। इक्वेशन नंबर 2 है C प्लस O2 CO2 और डेल्टा एच की वैल्यू है माइनस का 394 किलो जूल पर मोल। और इक्वेशन 3 गिवन है H2 प्लस हाफ O2 H2O और डेल्टा एच है माइनस का 286 किलो जूल पर मोल। और इक्वेशन नंबर 4 है CH3COOH प्लस 2O2, एरो के बाद है 2CO2 और 2H2O और डेल्टा एच है इसका माइनस का 870.8 किलो जूल पर मोल। ये आपको डेटा गिवन है और न्यूमेरिकल आपने सॉल्व करना है इसी डेटा को देखते हुए। इस डेटा को देखते हुए आपने न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। अब काम क्या करना है? काम ये करना है बेटा कि सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कि कौन सी इक्वेशन है जो बनानी है। नंबरिंग हमने खुद की है, एग्जाम में नहीं थी। मान लो जैसे किताब में सवाल दिया हुआ है वो एग्जाम का क्वेश्चन है, नंबरिंग नहीं, हमने नंबरिंग खुद की। क्वेश्चन को कॉपी करना पड़ेगा, इसका मतलब है नंबरिंग जरूरी है। अब हमने देखा कि जो इक्वेशन 1 हमें बनानी है उसमें एरो से पहले चाहिए C कार्बन। मैंने कहा था कि जो चीज एरो से पहले चाहिए नीचे किसी इक्वेशन में ढूंढो कि वो कहाँ है। हमें C चाहिए एरो से पहले, C इक्वेशन नंबर 2 में मिल गया और वो भी एरो से पहले, इसलिए उसके बाहर प्लस का निशान आ जाएगा। सही है भाई, जो चीज जहां चाहिए वहीं मिल जाए तो प्लस आता है। अब C यहां चाहिए 2, C यहां चाहिए 2 और यहां है 1। इस 1 को 2 बनाना है तो मल्टीप्लाई बाय 2 करना होगा, यानी इक्वेशन नंबर 2 से मल्टीप्लाई होगी। पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सिर्फ C को नहीं, पूरी इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई होगी ताकि कार्बन 2 हो जाए, क्योंकि 2 कार्बन रिक्वायर्ड है। फिर एरो से पहले रिक्वायर्ड है H2 किसी इक्वेशन में ढूंढेंगे क्या किसी इक्वेशन में H2 मौजूद है। तो नीचे हम देखते हैं कहीं भी H2 नजर आ जाए। जी H2 ये रहा, H2 इक्वेशन नंबर 3 में मौजूद है। तो बेटा H2 इक्वेशन 3 में मिल गया, हमें एरो से पहले चाहिए, यहां भी एरो से पहले ही है तो प्लस लिख देंगे। और H2 के बाहर लिखा हुआ 2 यानी 2H2 चाहिए, यहाँ 1H2 है, 1 को 2 बनाना हो तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। अच्छा जी, एरो से पहले और क्या चाहिए, O2। एरो से पहले और क्या चाहिए, O2 देखते हैं किस इक्वेशन में मौजूद है। बेटा O2 एरो से पहले चाहिए, O2 देखते हैं किस इक्वेशन में। O2 इक्वेशन नंबर 2 में भी है, नंबर 3 में भी है, नंबर 4 में भी है। यानी अगर कोई सब्सटेंस, गौर से सुनिएगा, अगर कोई चीज एरो से पहले, एरो के बाद, जहां भी हो, हमें जहां भी चाहिए, अगर कोई चीज एक से ज्यादा इक्वेशन में नजर आ रही है, अगर कोई चीज जो हमें चाहिए है एक से ज्यादा इक्वेशन में नजर आ जाए, उसको छोड़ दो, वो खुद ही बैलेंस हो जाती है।
वो बाकी चीजों की वजह से बैलेंस हो जाती है, इसलिए इसकी फिक्र करने की हमें जरूरत नहीं है। यानी हम O2 की फिक्र नहीं करेंगे, O2 हमें एक से ज्यादा इक्वेशन में मिल रहा है, इसलिए कोई फिक्र नहीं है, वो खुद ही बाकियों की वजह से बैलेंस हो जाएगा, इसलिए O2 को हम रहने देते हैं, इसलिए मैं टिक मार्क भी नहीं कर रहा हूं। H2 और C2, C और H2 तो हमें मिल गया था, हमने उसके मुताबिक काम भी कर लिया। अब एरो के बाद आते हैं, एरो के बाद चाहिए CH3COOH। क्या किसी इक्वेशन में CH3COOH है? यस, इक्वेशन नंबर 4 में है। हमें एरो के बाद चाहिए और ये एरो से पहले है, कोई बात नहीं, एरो के बाद चाहिए, एरो से पहले कोई बात नहीं, साइड चेन है ना, तो माइनस का निशान लगा देते हैं, बस माइनस करेंगे इसको। हमें CH3COOH कितने चाहिए? 1, और यहाँ भी 1 है, यानी किसी से मल्टीप्लाई डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारी वर्किंग हो गई। ये रफ वर्क हमें करना लाजमी होता है ताकि इससे ये कंफर्म हो जाए कि हमें काम क्या करना है। अब हम इक्वेशन को सॉल्व करना शुरू करते हैं, यानी सॉल्यूशन। अगर आप देखें तो आपको यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 के बाहर प्लस नजर आ रहा है, इक्वेशन 3 के बाहर प्लस नजर आ रहा है। मैंने आपसे कहा था ऐड करने वाली इक्वेशन का काम पहले किया जाएगा। 2 और 3 आपस में ऐड तो होंगी, लेकिन उनको किसी नंबर से मल्टीप्लाई भी करना है। किस किस से? देखें, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2 एंड इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 को भी किसी से मल्टीप्लाई करवाना है, इक्वेशन 2 को भी 2 से, इक्वेशन 3 को भी 2 से, फिर दोनों को ऐड करना है। तो हम क्या लिख रहे हैं? मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2 एंड इक्वेशन 3 बाय 2, यानी दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करवाना है। देन ऐड बोथ इक्वेशंस। पहले दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम ऐड करेंगे। तो बेटा इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 2 मल्टीप्लाई होगी 2 से, इक्वेशन नंबर 3 मल्टीप्लाई होगी 2 से, और फिर दोनों को आपस में ऐड करना है। तो इक्वेशन 2, पूरी इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2C प्लस 2O2 एरो 2CO2, फिर ये 2 मल्टीप्लाई होगा डेल्टा H से। जब ये 2 डेल्टा H से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस का 788। यूनिट नहीं लिखते, याद होगा मैंने बताया था, लास्ट क्लास में बताया था। क्यों नहीं लिखते? क्योंकि CO2 अब 2 हो चुके मोल, अब ये पर मोल नहीं रहा, ये पर मोल था यानी 1 मोल, ये 1 मोल था यानी पर मोल, वो भी पर मोल CH3COOH की कंबशन थी इसलिए 1 मोल। तो बेटा अब पर मोल नहीं रहा, इसलिए हम नहीं लिखेंगे किलो जूल पर मोल। अब इक्वेशन नंबर 2 को भी 2 से 3 को भी 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2H2 प्लस ये 2 मल्टीप्लाई होगा 1/2 से, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 O2 एरो, और फिर 2 मल्टीप्लाई होगा H2O से, 2H2O डेल्टा H। अब ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो ये होगा माइनस का 572। यूनिट नहीं लिखेंगे, मैंने बताया था सॉल्व करते हुए यूनिट नहीं लिखते हैं। वजह बताइए आपको, क्योंकि अब वो किलो जूल पर मोल नहीं रह जाता, इसलिए ऐड करना है। ये ऊपर 2 है, नीचे 2 है, कैंसिल हो गए, यहां बच गया 2C, यहां आ गया 2H2, यहां पर 2 और 1, 2 और 1 कितने हो जाएंगे? 3O2, क्योंकि सम हो रहे हैं ना, सम का मतलब है सेम साइड वाले सम हो जाएंगे, ऑपोजिट साइड वाले भी सम हो जाएंगे। 2CO2 और 2H2 ऐड हो जाएंगे, और अब लिख देंगे डेल्टा H की वैल्यू। दोनों माइनस के आंसर माइनस में ही आएगा, लेकिन दोनों ऐड होकर ये आ जाएगा 0.61360। यूनिट अभी भी नहीं लिखना, एक नई इक्वेशन आ चुकी है, हमने नंबर 4 तक नंबरिंग कर ली है, तो इस नई इक्वेशन को नंबर देंगे 5। याद होगा लास्ट क्लास में आपको बताया था कि हम अब इसके बाद ये देखते हैं कि माइनस किसके बाहर है। माइनस है 4 के बाहर, इसका मतलब है 4 को सब्ट्रैक्ट करना है 5 में से। 4
को सब्ट्रैक्ट करना है 5 में से, तो यूं लिख देंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 5, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 5 ऊपर आ जाएगी, 4 नीचे आ जाएगी। किसी को कुछ भी किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना है, हमें सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, माइनस का निशान आएगा। इक्वेशन 5 है 2C 2H2 3O2 2CO2 2H2O माइनस का 1360। नीचे आएगा इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन 4 है CH3COOH 2O2 2CO2 2H2O और डेल्टा H की वैल्यू है माइनस का 870.8। साइन चेंज होंगे, वजह सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज हो जाते हैं। अलजेब्रा में इसी तरह से वर्किंग होती है। तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो बेटा अगर आप देखें तो कुछ कैंसलेशन है, ये देखें ये 2H2O प्लस का और माइनस का भी है, 2H2O कैंसिल, प्लस का 2CO2 माइनस का 2CO2 कैंसिल। ये कैंसिल नहीं हो रहे, माइनस होके कुछ बच रहा है, कैंसिल नहीं हो रहे। ये 3O2 है, ये 2O2 है, माइनस होके कुछ बच रहा है। 3O2 में से 2O2 गया तो 1O2 बचा, 1O2 1 नहीं लिखते, 1 कोएफिशिएंट नहीं लिखते, इसलिए सिर्फ O2 लिख देंगे। 3O2 में से 2O2 गया, 1O2 बच गया, लिख दिया। प्लस इधर क्या है 2H2 लिख दिया, और प्लस इधर क्या बचा है 2C, ये भी लिख दिया। लेकिन ये वैल्यू माइनस की इधर नहीं लिख सकते, माइनस वाले को वहां ले जाते हैं, माइनस वाले को वहां ले जाते हैं ताकि वहां जाकर प्लस हो जाए। CH3COOH वहां जाके प्लस हो जाएगा। तो बेटा ये एक इक्वेशन आ गई। हम ये देख लें कि क्या ये इक्वेशन नंबर 1 बनी है। अगर ये इक्वेशन नंबर 1 बन रही है तो हमारा आंसर बिल्कुल ठीक आएगा। जरा चेक कर लें, इक्वेशन नंबर 1 बन रही है, बिल्कुल बन रही है। इक्वेशन 1 में 2C चाहिए था, 2H2 चाहिए था, O2 चाहिए था, CH3COOH चाहिए था, सब मौजूद है। इसका मतलब हमारी वर्किंग बिल्कुल ठीक है। अगर आपने ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई ठीक किया है तो आपका काम बिल्कुल ठीक है, आंसर भी बिल्कुल करेक्ट आने वाला है। तो अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं, आंसर कैलकुलेट करेंगे। माइनस का 1360 है और प्लस का 870.8 है, तो ये आंसर आ रहा है 489.2। आंसर आ गया 489.2 डेल्टा H की वैल्यू, माइनस का 489.2 यूनिट होगा किलो जूल पर मोल। बेसिकली ये डेल्टा H की वैल्यू ही आंसर है, पर इस पूरी इक्वेशन को भी आप आंसर कह सकते हैं। तो बेटा डेल्टा H कैलकुलेट करना था, कैलकुलेट कर लिया। सारी वर्किंग अगर सही होगी तो आखिर में इक्वेशन नंबर 1 ही बनेगी। अगर सारी वर्किंग ठीक की होगी तो आखिर में इक्वेशन नंबर 1 ही बनेगी। तो आप समझ जाइएगा कि आपने बिल्कुल करेक्ट काम किया है। अब कुछ पास्ट पेपर के क्वेश्चंस देख लेते हैं। पास्ट पेपर का एक ऐसा सवाल देखते हैं, ये अब हर दफा आप कार्बन कार्बन वगैरह तो देख रहे हो ना, कार्बन के अलावा अगर कोई और लिखा हो, कुछ और लिखा हो। ऐसा ही एक सवाल ईयर 2016 में आया, ईयर 2016 में पास्ट पेपर्स में ईयर 2016 में एक सवाल आया, वो देख लेते हैं। ईयर है 2016, क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा हुआ, लेकिन यह है कि आप इजीली पहचान लेंगे। ईयर 2016 में चूंकि मेरे पास ये न्यूमेरिकल बुकलेट है जो यहाँ इसी कोचिंग की है। न्यूमेरिकल बुकलेट बेटा आखिर में आपको स्पेशल न्यूमेरिकल्स करवाए जाते हैं, आखिर में न्यूमेरिकल की स्पेशल क्लासेस होती हैं उन बच्चों के लिए, खास तौर पे जिनको न्यूमेरिकल में बहुत प्रॉब्लम होता है। तो ये बुकलेट उन बच्चों के लिए बनाई गई है जो आखिर में न्यूमेरिकल क्लास लेते हैं। इस बुकलेट में ये क्वेश्चन नंबर 26 है। वैसे इसमें पास्ट पेपर पास्ट 25 ईयर्स के क्वेश्चंस हैं।
इसमें बुक के भी क्वेश्चंस है, इसमें स्पेशल न्यूमेरिकल्स भी हैं, ये बहुत सारे इसमें क्वेश्चंस दिए जाते हैं, ये आप बच्चों की हेल्प के लिए होते हैं। इनमें से कुछ सवालात मैं अभी आपको करवा रहा हूं। जैसे उन्होंने सवाल में कहा कैलकुलेट हीट ऑफ फॉर्मेशन, ये तो हमें पता है कि हीट ऑफ फॉर्मेशन ही मालूम करनी होती है, ऑफ M2A। यहां सब्सटेंस कौन है? M2A। इक्वेशन की नंबरिंग है, नंबर 1 है 2m प्लस हाफ A2, M2A डेल्टा H के आगे लिखा हुआ क्वेश्चन मार्क। नंबर 2 नंबरिंग हुई भी है इक्वेशन की, m प्लस Y2A MAY प्लस हाफ Y2 डेल्टा H है 43.2 किलो जूल पर मोल, प्लस का है 43.2 किलो जूल पर मोल, प्लस में दिया भाई। नंबर 3 Y2 प्लस हाफ A2 एरो Y2A डेल्टा H माइनस का 68.5 किलो जूल पर मोल। नंबर 4 M2A प्लस Y2A 2MAY डेल्टा H माइनस का 63.2 किलो जूल पर मोल। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कुछ भी लिखा हुआ मिल जाए आपको, M मिले, A मिले, B मिले, X मिले, Z मिले, कुछ भी लिखा हो, अल्फाबेट कोई भी हो, कोई एलिमेंट ही लिखा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे इजीली निकाला जा सकता है, काम इजीली किया जा सकता है अगर आपको वो बेसिक मेथड आता है जो मैंने आपको सिखाया है। अगर आपको बेसिक मेथड आता है तो आपके लिए कोई भी इक्वेशन मुश्किल नहीं है। कौन सी इक्वेशन है जो हमें फॉर्म करनी है? हमें फॉर्म करनी है इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि डेल्टा H के आगे क्वेश्चन मार्क है। इक्वेशन 1 जो हमें फॉर्म करनी है उसके मुताबिक एरो से पहले चाहिए m, कितना चाहिए वो बाद में, एरो से पहले चाहिए m। किसी इक्वेशन में m नजर आ रहा हो, बिल्कुल नजर आ रहा है, इक्वेशन नंबर 2 में m मिल गया, इक्वेशन नंबर 2 में m मिल गया। हमें एरो से पहले चाहिए, ये भी एरो से पहले ही है, प्लस का निशान आएगा, जहां चाहिए वहीं मिल जाए प्लस। m कितने चाहिए? 2, यहां कितने हैं? 1। इस 1 को 2 बनाना हो तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, यानी ये पूरी इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई होगी। एरो से पहले चाहिए A2, कितने चाहिए वो बाद में, A2 किसी इक्वेशन में नजर आ रहा हो? यस, इक्वेशन नंबर 3 में नजर आ रहा है, इक्वेशन नंबर 3 में, और कहीं नहीं है, और कहीं देख लें, और कहीं नहीं है A2 इक्वेशन नंबर 3 में नजर आ रहा है। तो बेटा A2 हमें एरो से पहले चाहिए, यहां भी एरो से पहले है प्लस का निशान। A2 कितने हैं? हाफ, और यहां भी कितने? हाफ, किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। हमें एरो के बाद चाहिए M2A, हमें एरो के बाद चाहिए M2A। क्या किसी इक्वेशन में मिल रहा है M2A? बिल्कुल, इक्वेशन नंबर 4 में मौजूद है M2A। हमें ये एरो के बाद चाहिए, ये एरो से पहले है, इसका मतलब है यहाँ माइनस आएगा। M2A 1 चाहिए, यहाँ भी 1 है, किसी से मल्टीप्लाई करने की या डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। वर्किंग एक दफा देख लें अच्छे से। M2 चाहिए था एरो से पहले, M एरो से पहले चाहिए था, इक्वेशन नंबर 2 में मिल गया, एरो से पहले मिल गया प्लस। 2 चाहिए थे इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। A2 चाहिए था एरो से पहले, इक्वेशन नंबर 3 में A2 एरो से पहले मिल गया, प्लस का निशान लगा दिया। हाफ A2 चाहिए था, हाफ ही है। एरो के बाद चाहिए था M2A, इक्वेशन नंबर 4 में M2A मिल गया, हमें एरो के बाद चाहिए था, ये एरो से पहले है, यानी साइड चेंज है तो फिर माइनस का निशान आएगा। अब हम ऐसा करते हैं कि वर्किंग शुरू कर देते हैं, सॉल्यूशन लिखेंगे और इस सॉल्यूशन में अब हम
वर्किंग करते हैं, देखते हैं पहले ऐड कौन कौन हो रहा है। इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 आपस में ऐड होंगे क्योंकि दोनों के बाहर प्लस का निशान है। इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना, 3 को किसी से नहीं करना, फिर दोनों को ऐड करना है। तो लिख देते हैं ये मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2 देन ऐड विद इक्वेशन 3। इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें और फिर 3 से ऐड कर दें। इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 3 के साथ ऐड कर देंगे। तो बेटा इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई करवाते हैं। आप अपनी आसानी के लिए यूं भी लिख सकते हैं, सबके साथ 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई और 2 मल्टीप्लाई, ताकि मुश्किल ना हो। बहुत से बच्चों को मुश्किल होती, उनको समझ नहीं आ रही थी। तो जब आप 2m से मल्टीप्लाई करेंगे 2m हो जाएगा। जब आप 2y2a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y2a। जब आप 2 को may से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2may। और जब आप 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 1/2 और आगे आएगा y2। और डेल्टा h को भी मल्टीप्लाई कर दें तो बेटा ये तो प्लस का है, मल्टीप्लाई करेंगे 86.4। यूनिट नहीं लिखते, मैंने आपको बताया था इसलिए, क्योंकि पर मोल नहीं रहा अब इसलिए। इक्वेशन नंबर 3 किसी से मल्टीप्लाई नहीं हो रही, एज इट इज लिख देंगे y2 प्लस हाफ a2 एरो y2a डेल्टा h माइनस 68.5। दोनों इक्वेशन आपस में ऐड हो रही है, कुछ कैंसलेशन हो रही है, तो देख लेते हैं। ये 2 से 2 कैंसिल हो रहा है और कोई नंबर कैंसिल नहीं हो रहा। बेटा जब भी ऐड होता है तो हम ये देखते हैं कि ऑपोजिट साइड पे कुछ सिमिलर हैं। क्या देखते हैं? ऑपोजिट साइड पे कुछ सिमिलर चीजें हैं, बिल्कुल हैं। यहाँ y2a और y2a ऑपोजिट साइड पर है। इस तरफ भी y2a है, उस तरफ भी y2a है, इस तरफ भी y2 है, उस तरफ भी y2 है। और कुछ हैं जो कॉमन है नहीं। फिर देख लें, इधर y2 है, उधर भी y2 है, इधर y2 है, इधर भी y2 है, ऑपोजिट साइड पर हैं तो कैंसिल होंगे। ऑपोजिट साइड पर क्या होते हैं? कैंसिल हो जाते हैं। अब ये 1y2 है, वो भी 1y2 है, कैंसिल हो जाएंगे। बराबर हैं तो कैंसिल हो गए। ये भी 1y2 है, वो भी 1y2 है, क्योंकि 2 से 2 तो कैंसिल हो गए, 1 बचा। 1y2 और 1y2 कैंसिल हो गए। ये 2y2 है, ये 1y2 है, वहां 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो ये 1 पूरा कैंसिल हो जाएगा, कम। 2 में से 1 गया, कितना बचा? 1 बच गया। और कुछ कैंसिलेशन नहीं है। एक दफा फिर से देख लें, सिमिलर सिमिलर कैंसिल हो गए। कम था, कम वाले को पूरा कैंसिल कर दिया, ज्यादा वाले में से कम को माइनस किया, जितना बच गया वो लिख दिया। अब जो बच गया वो नई इक्वेशन बनेगी। क्या क्या बच गया देख लेते हैं। 2m बच गया और 1y2a बच गया, 1 नहीं लिखते, y2a लिख देंगे, प्लस हाफ a2 बच गया और दूसरी तरफ बच गया 2may। और कुछ भी नहीं है, कैंसिल हो चुके हैं बाकी सब। डेल्टा h कैलकुलेट कर लेते हैं। प्लस का 86.4 है, प्लस का 86.4 है और माइनस का 68.5 है। आंसर आ रहा है 17.9। आंसर आ गया 17.9 प्लस में। यूनिट अभी भी नहीं लिखना। ये एक नई इक्वेशन आ गई, इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 5 और ये है 4। माइनस कौन हो रहा है? किसके बाहर माइनस का निशान है? 5 के बाहर तो नहीं है, 4 के बाहर है। इसका मतलब है 4 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो लिख देते हैं वर्डिंग में। खुद से काम नहीं करना होता बेटा, बताना पड़ता है। बताना पड़ता है कि हम क्या कर रहे हैं, खुद से अपनी मर्जी से नहीं चलता। तो बेटा सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4, क्योंकि 4 के बाहर माइनस का निशान है। किस में से सब्ट्रैक्ट करेंगे? फ्रॉम इक्वेशन 5। 5 में से 5 फिर ऊपर आएगी, 4 नीचे आएगी। 5 है 2m प्लस y2a प्लस 1/2a2 एरो 2may और डेल्टा h है प्लस का 17.9 लिख दिया।
इक्वेशन 4 है m2a प्लस y2a एरो 2may और डेल्टा एच है माइनस का 63.2। क्या करना है? ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है, फिर नीचे वालों का साइन चेंज, यानी ये प्लस का है माइनस, प्लस का है माइनस, प्लस का है माइनस, माइनस का है प्लस। फिर देखते हैं कैंसिलेशन, प्लस का y2 है माइनस का y2 है, कैंसिल। प्लस का 2may और माइनस का 2may कैंसिल। और कुछ है जो कैंसिल हो रहा है? 2m कहीं भी नहीं है नीचे, हाफ a2 कहीं भी नहीं नीचे, ये m2a बच गया, लेकिन इधर बचा माइनस का। इधर माइनस का उधर ले जाएंगे, उधर ले जाएंगे तो वो प्लस का हो जाएगा। तो बेटा देखते हैं क्या बच गया यहाँ पर, यहाँ बच गया 2m, इसी साइड पर रहेगा क्योंकि प्लस का इधर ही रहेगा। ये प्लस का हाफ a2 है, ये भी प्लस का, तो इधर ही रहेगा। और माइनस का m2 है, उधर ले जाएंगे, प्लस हो जाएगा उधर जाकर, वहां जाकर प्लस हो गया तो डेल्टा एच आ जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करने, क्योंकि दोनों प्लस के हैं, दोनों प्लस के हैं तो ऐड करेंगे। 17.9 प्लस 63.2, आंसर आ गया 81.1। आंसर आ गया है 81.1। यूनिट होगा किलो जूल पर मोल, यूनिट हो जाएगा किलो जूल पर मोल। ये डेल्टा एच की वैल्यू आंसर हो गई। बेटा देखें क्या इक्वेशन नंबर 1 बन रही है? बिल्कुल, इक्वेशन नंबर 1 अगर बन रही है तो हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है, हमने काम बिल्कुल ठीक किया, हमारी वर्किंग बिल्कुल ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक आपको सवालात समझ आ गए होंगे। मजीद कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। बुक का एक सवाल आपके लिए होमवर्क है। बुक में पेज नंबर है 163, क्वेश्चन 5 का बी पार्ट होमवर्क आपके लिए। बुक पेज 163 क्वेश्चन 5 का बी पार्ट और क्वेश्चन 7 का बी पार्ट कल बोला था जो मैंने, क्वेश्चन 5 का बी पार्ट भी होमवर्क है, अब क्वेश्चन 7 का बी पार्ट भी होमवर्क है। एक और पास्ट पेपर का ही सवाल देख लेते हैं, एक और सवाल देख लेते हैं पास्ट पेपर का। अच्छा जी, ये है ईयर 2003, काफी पुराना सवाल है। ईयर 2003 का ये सवाल है और इस सवाल में कह रहे हैं डिटरमिन डेल्टा एच फॉर द रिएक्शन, डिटरमिन डेल्टा एच फॉर द रिएक्शन। नंबर 1 2Na प्लस H2O प्लस हाफ O2 2NaOH डेल्टा H यानी हीट ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेट करना है। आगे दिया हुआ है नंबर 2 Na प्लस 1/4 O2 हाफ Na2O डेल्टा H माइनस का 50, यूनिट है जवा किलो कैलोरी। पर मोल नहीं है क्योंकि कहीं भी पर मोल नहीं आ रहा, यहाँ 2 मोल है, यहाँ हाफ मोल है, इसलिए पर मोल नहीं लिखा हुआ, किलो कैलोरी बस लिखा है। नंबर 3 Na2O प्लस H2O 2NaOH डेल्टा H माइनस का 56 किलो कैलोरी। अब इसमें वो कह रहे हैं कि जी ये सवाल सॉल्व करें। सवाल में इक्वेशन नंबर 1 है जो बनानी है, इक्वेशन 2 और 3 गिवन है, तो सॉल्व करते हैं, हम यहीं पर ही कर लेते हैं।
अगर आप देखें इस दफा 4 इक्वेशन नहीं है बेटा, जरूरी नहीं है ना हर दफा 4 इक्वेशन हो, इक्वेशन 1 बनानी हो, 2 और 3 और 4 गिवन हो, जरूरी नहीं है, 2 इक्वेशन भी गिवन हो सकती हैं। अगर 2 गिवन है तो ये दोनों या तो आपस में ऐड होंगी या किसी एक में से दूसरी माइनस होगी, सब्ट्रैक्ट होगी। पता कैसे चलता है? लॉजिक वही है। पता कैसे चलता है? वही लॉजिक। एरो से पहले कोई चीज मिल जाए प्लस, एरो के बाद वो चीज एरो से पहले मिल जाए, या एरो से पहले कोई चीज एरो के बाद मिल जाए तो फिर माइनस, साइड चेंज माइनस, साइड सेम तो प्लस। देख लेते हैं, हमें एरो से पहले चाहिए Na, किसी इक्वेशन में Na, या Na2 है, या NaOH है, या Na2O है, ये Na है। Na एरो से पहले चाहिए, एरो से पहले मिल गया प्लस। Na कितने चाहिए? 2, यहाँ 1 है, मल्टीप्लाई बाय 2। एरो से पहले चाहिए H2O, किसी इक्वेशन में H2O नजर आ रहा हो, बिल्कुल नजर आ रहा है इक्वेशन 3 में, इक्वेशन 3 में हमें एरो से पहले चाहिए, यहां भी एरो से पहले ही है, हमें एरो से पहले चाहिए, यहां भी एरो से पहले ही है प्लस, यानी दोनों इक्वेशन आपस में ऐड होंगी। अच्छा, H2O कितने चाहिए? 1, यहां भी 1 ही है, मल्टीप्लाई नहीं करवाना। हमें O2 चाहिए हाफ, बेटा यहां से मिल जाएंगे, वो हमने कर लिया काम। हमें NaOH चाहिए 2, यहाँ मौजूद है, एरो के बाद ही है, और वो हमने वर्किंग की हुई है, ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वर्किंग एक ही दफ़ा होती है, बार बार नहीं। अगर मैं वर्किंग इसकी कर चुका हूँ, पहले लिख चुका हूँ, तो बाद में दोबारा किसी और चीज़ के लिए आ रहा है, फिर देखो हाफ O2 आ रहा है, ये रहा O2, पर मैं वर्किंग कर चुका हूँ, ज़रूरत नहीं दोबारा देखने की। NaOH आ रहा है, ये रहा NaOH, मैं वर्किंग लिख चुका हूँ, दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, दोबारा इसके लिए करने की ज़रूरत नहीं है। तो बेटा अब हम देख रहे हैं कि इक्वेशन 2 और 3 आपस में ऐड तो हो रहे हैं, पर एक इक्वेशन को मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। कौन सी इक्वेशन को? इक्वेशन नंबर 2 को 2 से, और फिर दोनों को ऐड करना। तो लिख देते हैं मल्टीप्लाई, लिख देते हैं भाई मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2, देन ऐड विद इक्वेशन 3। इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें और फिर इक्वेशन 3 से ऐड कर दें, इक्वेशन 2 हो जाएगी, इक्वेशन 3 हो जाएगी। वो बच्चे जिनको हमेशा मल्टीप्लाई में प्रॉब्लम रहता है, मैंने कहा था कि आप हमेशा सबके साथ मल्टीप्लाई लिख दिया करें ताकि कभी मसला ही ना रहे। तो ये 2Na हो जाएगा, ये इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई हो रही ना पूरी, ये 2 इंटू 1/4 हो जाएगा, 2 इंटू 1/4 हो जाएगा, आगे O2 है, ये 2 इंटू 1/2 हो जाएगा, आगे Na2O है, और ये डेल्टा H2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 100 कितना हो जाएगा? माइनस का 100। यूनिट लिखना चाहे तो लिख सकते हैं अब, वजह क्योंकि अब तो परमूल है ही नहीं, यहाँ यूनिट लिख सकते हैं आप, लेकिन हम नहीं लिख रहे, हम आखिर में यूनिट लिख देंगे सॉल्व करने के बाद। इक्वेशन नंबर 3 लिख देते हैं, Na2O H2O और डेल्टा H है 2NaOH। डेल्टा H कितना है भाई? सॉरी, 2NaOH हो गया, डेल्टा H की वैल्यू है माइनस का 56, यूनिट हम नहीं लिख रहे। इक्वेशन आपस में क्या हो रही है? ऐड। इक्वेशन नंबर 2 को क्या किया? मल्टीप्लाई बाय 2, ऐड हो रही है। पहले कैंसिलेशन कर लो नंबर्स की, 2 1 ज़र 2 2 ज़र 4, 1/2 बच गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। ऐड करते हुए मैंने कहा था ऑपोजिट साइड पे सेम चीजें ढूंढते हैं, ऑपोजिट साइड पे सेम चीजें ढूंढते हैं। जैसे ये Na2O है और ये Na2O है, सेम है, O2 उधर नहीं है, H2O उधर नहीं है, Na उधर नहीं है, NaOH इधर नहीं है, बाकी सब सिमिलर नहीं है। ये और ये सिमिलर थे, ये 1 है और वो भी 1 है, तो ये 1 पूरा कैंसिल, ये 1 भी पूरा कैंसिल, और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा क्योंकि कुछ और भी सिमिलर नहीं है। आप देख ले, अच्छे से गौर से देखें, सब्र से, तामुल से देखें, और फिर फाइनल इक्वेशन लिख देंगे 2Na प्लस 1/2 O2 प्लस H2O एरो 2NaOH। देखें इक्वेशन 1 बन रही है, 2Na है, H2O बाद में लिख ले कोई फर्क नहीं पड़ता, हाफ O2 यहाँ पहले लिखा हुआ बाद में लिखा कोई फर्क नहीं पड़ता, 2NaOH। इक्वेशन 1 बन रही है, चाहो तो आगे पीछे करके लिख लो इनको करेक्ट करके। और डेल्टा H कितना आ रहा है? दोनों माइनस के हैं,
आंसर माइनस में आएगा लेकिन दोनों ऐड हो जाएंगे। माइनस का 156 यूनिट है किलो कैलोरी, माइनस का 156 यूनिट हो गया किलो कैलोरी। दिस इज आंसर। तो बेटा अब तक आपको मैंने जो है हेस लॉ के काफी सवालात करवा दिए। बुक के 2 सवाल किए, 1 सवाल होमवर्क दिया और 2 सवाल मैंने आपको पास्ट पेपर के भी करवा दिए। इससे काफी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। पास्ट पेपर के मजीद सवालात भी देखें, पास्ट पेपर के मजीद सवालात देखें। इसी तरह के 2 इक्वेशन वाले, 3 इक्वेशन वाले खुद सॉल्व करें। किसी में कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर आपके साथ जो लाइव सेशंस वगैरह होंगे उसमें ज़रूर हम डिस्कस कर लेंगे। अभी मैं एक सवाल और करवाना चाहता हूं पास्ट पेपर से ही। अब ये सवाल होगा फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स वाला, वो जो Q = W + ΔE वाले सवालात होते हैं ना वो। तो बेटा ऐसा एक सवाल देखते हैं। ईयर है 2007 का, ईयर है 2007। सवाल है, मैं क्वेश्चन यही लिख देता हूं, 600 जूल ऑफ हीट was given to a गैस हमारे लिए सिस्टम है, at 1.01 एक्सपोनेंट 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, फुल स्टॉप। इंटरनल एनर्जी वॉज इंक्रीज्ड, इंटरनल एनर्जी वॉज इंक्रीज्ड by 300 joule. Find increase in volume. कुछ इसी तरह का सवाल मैंने लास्ट क्लास में भी करवाया था। तो बेटा इस सवाल का पहले हमें बनाना पड़ेगा डेटा। सवाल में हीट का जिक्र हुआ है, चूंकि हीट Q होती है और गिवन टू सिस्टम है, पॉजिटिव होगी, सिस्टम को दी गई, गैस हमारे लिए सिस्टम है, हमारे लिए गैस सिस्टम है, तो सिस्टम को हीट दी जाएगी तो पॉजिटिव होगी 600 जूल। और ये क्या है 1.01 एक्सपोनेंट 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये तो प्रेशर का यूनिट है, प्रेशर गिवन है 1.01 एक्सपोनेंट 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आगे लिखा है इंटरनल एनर्जी इंक्रीज, इंटरनल एनर्जी होती है डेल्टा ई, इंक्रीज का मतलब है पॉजिटिव इंक्रीज, याद होगा, डिक्रीज नेगेटिव इंक्रीज, पॉजिटिव 300 जूल। फाइंड इंक्रीज इन वॉल्यूम यानी कि डेल्टा वी, जिसको आप चेंज इन वॉल्यूम भी कहते हैं। इन सब को देखो तो याद आता होगा फॉर्मूला नंबर 3, इन सब को देखकर याद आ जाएगा फॉर्मूला नंबर 3। फॉर्मूला नंबर 3 था Q इज इक्वल टू डेल्टा ई, Q इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस P डेल्टा V। Q गिवन है 600 जूल, Q गिवन है 600 जूल, डेल्टा E गिवन है। मैं कुछ भूल गया, क्या भूल गया? यूनिट तो देखे ही नहीं, यूनिट तो देखे ही नहीं। क्या बताया था? फॉर्मूला 3 जब भी लगाएंगे तो यूनिट तो चेक कर लें भाई पहले। फॉर्मूला 3 जब भी लगाएंगे तो यूनिट तो देख लें। Q का यूनिट जूल SI होना चाहिए, प्रेशर का यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर SI यूनिट होना चाहिए, डेल्टा E का यूनिट SI यूनिट होना चाहिए, नहीं जूल। यूनिट बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर भी देखने हैं। जब आप फॉर्मूला 3 लगाते हो यूनिट देख लें, लाजमी है। ऐसा ना हो कि हाँ भी सब कुछ दिया बस जल्दी जल्दी कर लो, नहीं, यूनिट देखने हैं पहले, सब्र तहम्मुल से काम करना है, यूनिट देखने हैं फिर उसके बाद काम करना है। फॉर्मूला 3 लगाओगे तो SI यूनिट होने चाहिए। फॉर्मूला 3 के लिए मैंने कहा था SI यूनिट जरूरी है, यानी हीट जूल में, प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में और वॉल्यूम आएगा मीटर क्यूब में।
वॉल्यूम किस में होगा, मीटर क्यूब। डेल्टा ई दिया हुआ है 300 प्लस प्रेशर दिया हुआ है 1.01 एक्सपोनेंट 5 जो कि मल्टीप्लाई होगा V से, डेल्टा V जो कि मालूम करना है। बेटा क्या बताया था, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये बाद में आएगा, पहले ये चीज वहां जाती है, ये 300 वहां जाएगा, 300 यहाँ प्लस का वहां जाकर माइनस 600 माइनस 300 इज इक्वल टू 1.01 एक्सपोनेंट 5 मल्टीप्लाई हो रहा है डेल्टा V से, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। बाकी का सॉल्यूशन मैं यहाँ कर रहा हूँ। 600 में से 300 गया, 300 बच गया और ये वैल्यू डिवाइड हो जाएगी, डिवाइडेड बाय 1.01 एक्सपोनेंट 5, वहां बच गया डेल्टा V। तो बेटा डेल्टा V निकाल लें कितना आ रहा है, डेल्टा V निकाल लें कितना आ रहा है, 300 डिवाइडेड बाय 1.01 एक्सपोनेंट 5, आंसर आ गया 2.97 एक्सपोनेंट -3। आंसर है 2.97 एक्सपोनेंट -3 यूनिट होगा मीटर क्यूब, यूनिट होगा मीटर क्यूब। तो बेटा ये थे चैप्टर नंबर 5 के तमाम सवालात। बुक के क्वेश्चंस भी किए हमने, 2 सवाल होमवर्क दिए आपको बुक के, एक है पेज 163 क्वेश्चन 5B और सेम पेज का क्वेश्चन 7 का भी होमवर्क है आपके लिए, और पास्ट पेपर के क्वेश्चंस भी कर लिए। चैप्टर 5 कंप्लीट हो चुका है, तमाम काम कर लिया है। रिवाइज करें, अच्छे से प्रैक्टिस करें, अच्छे से याद करें। कोई भी मसला हो ज़रूर पूछें, कोई भी मसला हो ज़रूर पूछें। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, आज की क्लास को यहीं एंड करेंगे। चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।